दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के प्रमुख दोआबों के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो दोआब होता है इसको नदी दोआब भी कहा जाता है। होता ये है कि जब भी दो नदियाँ आपस में मिलने वाली होती हैं तो उनके संगम स्थल से पहले उनके बीच में एक भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे दोआब जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है दो यानी कि दो जिसका मतलब दो ही होता है, और एक होता है आब। आब का मतलब होता है पानी का सोर्स। तो जब दो पानी के सोर्सेस मिलते हैं उनके बीच की जो धरती होती है, भूमि होती है, जमीन होती है, उसी को दोआब कहा जाता है। अब अक्सर ये जो दोआब क्षेत्र होते हैं ये समतल होते हैं, सपाट होते हैं और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि कृषि के लिए यहाँ पर अच्छी मिट्टी भी आ जाती है और बहुत सारा पानी भी आ जाता है। अब यूं देखा जाए तो भारत में बहुत सी नदियां हैं, छोटी बड़ी, तो ऐसे गिनने जाओगे तो भारत में आपको अनगिनत दोआब मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 8 ऐसे इंपॉर्टेंट दोआब हैं जिनके बारे में सवाल भी बनता है और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन 8 दोआबों में से 5 दोआब तो सिर्फ आपको पंजाब में ही मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, पंजाब में 5 आब हैं, इसीलिए वो पंजाब कहलाता है। मतलब 5 नदियों के बीच की ज़मीनें यहाँ पे मौजूद हैं और इसी के अंदर आपको बहुत उपजाऊ ज़मीनें देखने को मिलेंगी, मैदान देखने को मिलेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले सिंधु सागर दोआब के साथ। ये जो सिंधु सागर दोआब है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में बना हुआ है। अगर इसकी स्थिति की बात करोगे तो ये थोड़ा बहुत आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा, और इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पंजाब में मौजूद सभी दोआबों में से सबसे बड़ा दोआब है। यहाँ मैं ओवरऑल पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में है और जो भारत के अंदर है। अब चूंकि ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में इसका मौजूद है इसलिए इस तरीके से दिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस दोआब का ज़्यादातर हिस्सा जो है उस पर कृषि नहीं होती है। बहुत कम ऐसा हिस्सा है जिसको सिंचित किया जाता है और कृषि होती है। देखो यहाँ पे बरसात कम होती है, यही कारण है कि यहाँ की जो कृषि है वो नहरों पर डिपेंड करती है, जो कनाल आती हैं उन पर डिपेंड करती हैं। तो जाहिर सी बात है कनाल में कभी पानी कम आए कभी ज़्यादा आए, तो इसीलिए बहुत थोड़े हिस्से पर खेती होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस दोआब में कृषि वाले क्षेत्र के अंदर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज़रूरी हो जाता है ये दोआब। याद रखना, फैलने को तो ये बहुत लंबा फैला हुआ है, लेकिन कृषि बहुत छोटे एरिया के अंदर होती है, जिसमें भी मुश्किल से गेहूं, कपास और गन्ने जैसी कृषि होती है, वो भी अगर नहरों में अच्छा पानी है तो, क्योंकि गन्ने की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा दोआब है जेच दोआब। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये झेलम और चिनाब के बीच में बना हुआ है, इसलिए इसको झेच कहते हैं। इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो आपको पाकिस्तान के पंजाब में देखने को मिलेगा, और भारत का जो सीमावर्ती हिस्सा है खासकर जम्मू कश्मीर का, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नदी आएगी वो जलोढ़ मिट्टी साथ में ही लेके आएगी, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा फैली हुई देखने को मिलती है। सिंचाई नहरों के माध्यम से यहाँ सिंचाई होती है, मतलब यहाँ पर भी नहरों का पानी इंपॉर्टेंट है, और सिंधु बेसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इसको माना जाता है। अगर आप इसका विस्तार देखोगे तो यूं तो कई किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, लगभग 250 से 320 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, और कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक जाती है। अब देखो एक बात आप लोग समझ लो कि जो दोआब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई को एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि जो नदी है वो अपना रास्ता बदल देगी तो दोआब का क्षेत्र भी बदल जाएगा। मान लो कि नदी करीब आ जाए, पहले मिल जाए तो दोआब छोटा हो जाएगा, या फिर नदी दूर चली जाए, रास्ता बदल दे तो दोआब बड़ा भी हो जाएगा, या नदी सूख जाए तो धीरे धीरे जो दोआब है वो ख़त्म होने लगता है। यही कारण है कि सीधा आंकड़ा नहीं दिया जा सकता कि कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। इसके बाद आता है आपका रेचना दोआब। अब ये भी दो नदियों से मिलकर बना है। रेचना के अंदर एक तो चिनाब नदी आप देख सकते हो, और रे से है रावी नदी, तो रावी और चिनाब से बनता है रेचना दोआब। अब ये जो दोआब है वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा और पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। इंडिया के बहुत से ऐसे मैदान हैं जो इस तरफ मौजूद हैं, उनका निर्माण इस दोआब की वजह से होता है, और पाकिस्तान की भी एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जो इस दोआब के अंडर ही रहता है, या यूँ कह लो कि निर्भर करता है इसके ऊपर, क्योंकि इससे अच्छी खासी कृषि होती है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे हिस्से के लिए नहरों का एक अच्छा खासा नेटवर्क विकसित किया गया है, क्योंकि ये एरिया ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। गेहूं, चावल, कपास और गन्ना जैसी महत्वपूर्ण जो फसलें हैं वो इस दोआब के अंदर उगाई जाती हैं, इसके पानी की वजह से उगती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद बात करते हैं बारी दोआब के बारे में। ये बारी दोआब भी दो नदी से मिलकर बना है। बा से है ब्यास नदी और री से है रावी नदी, दोनों से मिला बारी। इसका जो क्षेत्र है वो आपको भारत के पंजाब में ज़्यादा देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के पंजाब में भी देखने को मिलेगा। भारत के लिए ये जगह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे अधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र इसको माना जाता है। गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का, फल, सब्जियाँ, बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट फसलें हैं जो इसके अंदर उगाई जाती हैं। अमृतसर से लेके लाहौर जैसे महत्वपूर्ण शहर जो हैं वो इसी दोआब के अंतर्गत आते हैं, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है बारी दोआब। याद रखना ये भी कई किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, लगभग 250-300 किलोमीटर के अंदर फैला है। चौड़ाई भी इसकी लगभग 100 किलोमीटर तक जाती है, तो काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद आता है बिस्त दोआब, जो कि पंजाब दोआबों में आखिरी दोआब है। ये जो है ब्यास नदी और सतलज नदी से मिलकर बना है, इसलिए इसको बिस्त कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो पूरी तरह आपको भारत के पंजाब राज्य में देखने को मिलेगा। बहुत ही उपजाऊ जलोढ़ मैदान ये है और यहाँ की सिंचाई के लिए जो भाखड़ा नागर परियोजना है उससे नहरें निकाली गई हैं, मतलब उस नहरों से यहाँ पे पानी आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का, कपास और आलू, इन सब की खेती बड़े पैमाने पर यहाँ पे की जाती है। जालंधर, होशियारपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर इसी के अंदर मौजूद है। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी 50 से 60 किलोमीटर तक जाती है। उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों से ये शुरू होता है और दक्षिण पश्चिम में सतलुज नदी तक ये फैला हुआ है, तो काफ़ी ज़रूरी है, इसे आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये हो जाते हैं आपके 5 दोआब जो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े दोआब के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण दोआब के बारे में, जो कि है गंगा यमुना दोआब। अब देखा जाए तो इसका कोई नाम नहीं है। अगर आपको सीधे कोई बोले कि हम बात कर रहे हैं दोआब की, भारत के दोआब की, तो आपको समझ जाना है कि गंगा यमुना की बात ही हो रही है। ये जो दोआब है आपका, ये आपकी शिवालिक पहाड़ियों से शुरू होता है और प्रयागराज तक जाता है, यानी कि संगम तक जाता है। तो आप सोच सकते हो कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। एक अनुमान के हिसाब से ये लगभग 800 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और 100 किलोमीटर के आसपास इसकी एवरेज चौड़ाई मानी गई है। ये गंगा यमुना दोआब जो है वो पूरी दुनिया में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बहुत गहरी है। आप ज़रा सोच के देखिए कि ये नदियाँ 12 महीने बहती हैं। जो गंगा है वो 12 महीने बहती है, यमुना भी 12 महीने बहती है। इन नदियों की बहुत सी सहायक नदियाँ भी हैं। तो होता क्या है कि सारी की सारी जो मिट्टी है वो यहीं पे आती है, तो आपको गहरी मिट्टी मिलेगी। ये जो आपको जलोढ़ मिलेगी ये भी बहुत गहरी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत घनी आबादी भी रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत धार्मिक नदी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी सभ्यताएं पली हैं, आगे बढ़ी हैं, इसलिए यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा है। जो चावल, गेहूँ, गन्ना, दालें, तिलहन, सब्जियां और फल हैं वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उगाए जाते हैं। और महाकुंभ जैसी जो धार्मिक सभाएं हैं वो भी यहीं पे होती हैं, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद इसी दोआब के पूर्व में आपको मिलेगा सरयू घाघरा दोआब। ये दोआब मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में स्थित है। ये भी एक जलोढ़ मैदान है, लेकिन गंगा और यमुना दोआब की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ इसको माना जाता है। यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है बाढ़, यानी कि यहाँ पे बाढ़ आती रहती है। उसका कारण यह है कि नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है, इस वजह से यहाँ पे बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। फिर भी इसके जो उपजाऊ क्षेत्र हैं उसमें चावल, गेहूं, गन्ना और मक्के की फसल अच्छी खासी उगती है और यहाँ पर भी एक घनी आबादी बसती है। इसका जो विस्तार है वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास माना जाता है और चौड़ाई भी 50 से 100 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। याद रखना ये जो दोआब है ये मिला जुला है, बहुत सी सहायक नदियों से बनता है, इसलिए थोड़ा सा अनिश्चित भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गंगा यमुना के पास में है। तो ये आपका हो जाता है सरयू घाघरा दोआब। इसके बाद आखिर में हम चलते हैं कृष्णा गोदावरी दोआब की तरफ, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में बना हुआ है। ये जो है आपको आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक आपको तेलंगाना में भी फैला हुआ दिख जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि ये एक बहुत ही अत्यंत उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है वो यही जमा होती है। सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर नहरें भी आती हैं और सहायक नदियाँ भी आती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दक्षिण भारत है उसके लिए कृषि का एक प्रमुख केंद्र इसको माना जाता है। खास करके यहाँ पर चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, साथ ही तिलहन की भी होती है। इसके अलावा मछली पालन होता है, क्योंकि आपको पता है कि
पूर्व की तरफ और नीचे दक्षिण की तरफ आपको मछली खाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, तो वो जो है मछली पालन के लिए इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। याद रखना, ये जो दोआब है ये पूरी तरीके से एक डेल्टाई क्षेत्र है, और एक डेल्टाई क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो नदियों पर डिपेंड करती है कि वो किस रास्ते से आ रही हैं, किस मात्रा में आ रही हैं। फिर भी ये लगभग 150 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर के बीच में हो सकती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दक्षिण भारत के लिए। तो आप ऐसे याद रखो कि दक्षिण भारत के लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा है, कृष्णा गोदावरी। मध्य भारत के लिए कौन सा है, गंगा यमुना और सरयू घाघरा। और पंजाब साइड यानी कि उत्तर की साइड आपको 5 मिलेंगे। वो नदियों को नाम जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, तो उनको आप अलग से याद रख सकते हो। ये 8 दोआब हैं जिनसे प्रश्न घूम घूम के बनते हैं और पूरा भारत लगभग कवर करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी डेल्टा हैं जो हम अगली वीडियोस के अंदर ज़रूर कवर करेंगे, जो आपको पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या हमसे ही कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।